दोस्तों, आज जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये मेथड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों के लिए बेटर रहेगा। आइए चलते हैं हमारे लैपटॉप पे और सीखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है और किस टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। पहली टाइप है जहां पर हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी की, और यहाँ पर हमारा पहला फार्मूला है K इज इक्वल टू 1/r लेंथ अपॉन एरिया। R इज द रेजिस्टेंस और K की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस यूनिट में तीन तरह की कंडक्टिविटी आती हैं। एक नॉर्मल कंडक्टिविटी लिखा होगा और एक लिखा होगा वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको इन सभी को यूनिट के जरिए पहचानना होगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इस यूनिट को आप याद रखेंगे। लेंथ अपॉन एरिया को सेल कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो अगर सेल कांस्टेंट कहा गया है तो आप लेंथ अपॉन एरिया का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज लेंथ की वैल्यू गिवन होगी, एरिया की वैल्यू गिवन होगी। इसके बाद आपने मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला K यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो यहां से फाइंड आउट होगी, M इज द मोलैरिटी। याद रखें यूनिट्स जरूरी है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में इसकी यूनिट आपसे पूछी जाती हैं, तो इन यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला गिवन है, यहां भी K स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, N इज द नॉर्मेलिटी, और इसकी यूनिट खास तौर पे आपको लर्न करने की जरूरत होगी। तो तीनों की ही यूनिट एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एरिया का अलग से फार्मूला पाई आर स्क्वायर ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आपको रेडियस दी जाएगी, रेडियस से आप एरिया निकालेंगे, एरिया की वैल्यू यहां पुट करेंगे और इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में आपसे रिलेशन पूछते हैं तो ये रिलेशन याद रखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी याद रखेंगे। आइए सीखते हैं अब कि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे, और ये है हमारा न्यूमेरिकल। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लेंथ और एरिया दिया गया है तो ये फार्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो ये फार्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो ये फार्मूला, सेल कांस्टेंट गिवन है तो आपने इस फार्मूले का यूज करना है। अब हमारे इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल आपको दी गई है, 100 ओम दिया गया है। सेल इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी यानी हमें यहां से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी K की वैल्यू पता हो, और K की वैल्यू को यहां से हम सॉल्व करेंगे। आइए किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 12 सेंटीमीटर इन लेंथ यानी लेंथ की वैल्यू दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर। एरिया, आपको एरिया चाहिए। स्टेटमेंट को देखिए, कहीं भी आपको एरिया नहीं दिया गया बल्कि डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर यहां पर गिवन है, तो अब आप क्या करेंगे, डायमीटर से आप रेडियाई निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर रेडियाई हो जाएगी, और रेडियाई की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो एरिया आएगा, और एरिया की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, और रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, और इस तरह से आप K की वैल्यू को बता पाएंगे। जब K की वैल्यू आ जाएगी तो यहां पर K की वैल्यू पुट करेंगे, मोलैरिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, और इस तरह से आप मोलर कंडक्टिविटी सॉल्व करेंगे और इस न्यूमेरिकल का जवाब बन जाएगा। आंसर सामने दिया गया है। यही एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसमें मैक्सिमम फार्मूले का यूज होता है। जरूर ध्यान से दोबारा देखिए और इसको ट्राई कीजिए। आपको सॉल्व करने के लिए ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको यहां पर दिए गए हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, वहां से देखिए, इनको सॉल्व कीजिए, ये आपसे आसानी से सॉल्व हो जाने चाहिए। नाउ अब अगला टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ के बेसिस पे आने वाले न्यूमेरिकल। आइए जानते हैं ये आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए। फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये है n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब है
कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा। एफ है फेराडे की वैल्यू 96500 कूलम्स दी गई है। नंबर ऑफ मोल अगर आप जानते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो मॉलिक्यूलर मास हम दूसरी साइड ले जाएं तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अगर एटम ले रहे हैं तो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे तो आप मॉलिक्यूलर मास। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी N इंटू एफ, N बताया मैंने अभी आपको, N फैक्टर। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इट इज इक्वल टू C इंटू टी। C है करंट इन एम्पियर, T है टाइम इन सेकेंड। अगर आपको करंट इन एम्पियर दिया गया है तो यहां से आप Q निकालेंगे और इस Q की वैल्यू को यहां पुट करेंगे। वेट निकालना हो तो वेट निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कहा जाएगा तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं अब एक न्यूमेरिकल। इसमें कहा गया है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड, यानी आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बतानी है। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, यानी आपको वेट दिया गया है। अब पहचानिए इस फार्मूले में नंबर ऑफ मोल, यहां वेट, तो हमें वेट गिवन है तो वेट वाले फार्मूले का ही हम यूज करेंगे। 20 ग्राम वेट गिवन है। एटॉमिक मास कैल्शियम है आपके पास, कैल्शियम का एटॉमिक मास की वैल्यू यहां पुट की जाएगी। N फैक्टर यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, शायद आप जानते हो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Ca+2 बनाता है, तो N की वैल्यू 2। और फेराडे को F ही बना रहने दीजिए क्योंकि हमें आंसर फेराडे की टर्म में देना है, और इस तरह से यहां वैल्यू पुट करेंगे आपको जवाब आएगा। नेक्स्ट को देखिए, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी वेट हो गया 40, एटॉमिक मास 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27। यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसे लें या इसे लें। ध्यान रखिए जो डिपॉजिट होना है उसी का एटॉमिक मास लेना है। एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास यहां पे लिया जाएगा। N की वैल्यू N फैक्टर। एल्यूमिनियम शायद आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम +3 बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो N फैक्टर हो गया 3। F को ऐसे ही बना रहने दीजिए और इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व रहेगा। बहुत आसान है, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। जरूरी है इनकी प्रैक्टिस की, जरा सी प्रैक्टिस करिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व होते चले जाएंगे। और ये इनके आंसर, इनको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर चेक कीजिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। फेराडेज फर्स्ट लॉ के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल रहेंगे। ऐसे ही अगला न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए आप इसको मान सकते हैं, मैं हिंट देता हूं, एक अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 1 ग्राम आयन के लिए कितने कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी आपको Q की वैल्यू निकालनी है। 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल आयन। ध्यान रखिए ये 1 ग्राम ऑफ आयन नहीं है। अगर 1 ग्राम ऑफ आयन होता तो इसका वेट 1 ग्राम लिया जाता। ये 1 ग्राम आयन है, यानी 1 मोल आयन आपको यहां पे दिया गया है। 1 मोल, जैसे आपने 11th में टॉपिक्स पढ़ा होगा, ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटम 1 मोल, उसी तरह से ये 1 ग्राम आयन आपको दिया गया है। 1 मोल इसको कहा जा सकता है। N फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन का यहां पर गेन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। फेराडे की वैल्यू 96500, और इस तरह से वैल्यू पुट कीजिए, जवाब आपके सामने हाजिर होगा, तुरंत आंसर यहां पे आएगा। ये है फेराडे का सेकंड लॉ। फेराडे के सेकंड लॉ का डायरेक्ट फार्मूला जो हमें चाहिए, आपको शायद याद होगा, जब एक से ज्यादा मेटल आपस में कनेक्टेड होते हैं उस वक्त उनका वेट निकाला जाता है। वेट ऑफ फर्स्ट मेटल, वेट ऑफ सेकंड, एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट, चार्ज ऑन फर्स्ट, एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड, चार्ज ऑन सेकंड, डायरेक्ट फार्मूला। इसका एक ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वही हम आपको यहां दे देते हैं। कहा गया AgNO3 और कॉपर सल्फेट कनेक्टेड हैं, यानी एक मेटल हो गया सिल्वर, एक मेटल हो गया कॉपर। चाहे सिल्वर को A मान लें, चाहे कॉपर को A मान लें, आपकी मर्जी। A current of 2.5 ampere was passed until इतने ग्राम सिल्वर were deposited. What weight of copper will be deposited? बहुत आसान सा क्वेश्चन रहेगा। वेट ऑफ सिल्वर, देखिए मान लीजिए हम A को सिल्वर मान लेते हैं तो सिल्वर का वेट गिवन है, B को कॉपर मान लेते हैं, कॉपर का वेट निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ A यानी एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर
चार्ज ऑन सिल्वर, सिल्वर पे +1 का चार्ज होता है। एटॉमिक मास ऑफ बी हमने कॉपर को माना है, तो कॉपर का एटॉमिक मास आपको दिया गया है। कॉपर पे चार्ज +2, इस कंपाउंड में +2 चार्ज है। और इस तरह से आप वेट ऑफ बी यानी वेट ऑफ कॉपर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सॉल्व कीजिए जरूर। ऐसे नहीं कि देखते ही बात बन जाएगी, इनको करना है, लिख के देखना है, तभी यहां पर बात बनेगी। आइए बात करते हैं नर्नस इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल की। यहां पर हम एक सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखाते हैं, उसी के दौरान नर्नस इक्वेशन आपको देंगे। सपोज ये आपको सेल दी गई है जहां जिंक कन्वर्ट होता है जिंक +2 के अंदर, कॉपर +2 कन्वर्ट होता है कॉपर के अंदर। इस तरह से आपको एक सेल दी गई है, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो जिंक +2 आपके पास फॉर्म हुआ, और उसी तरह से कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, कॉपर सॉलिड बना। दोनों के इलेक्ट्रॉन को आपस में कैंसिल आउट किया आपने, तो ये आ गई आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा वहां आपको सेल दी जाएगी। सबसे पहला काम आपने इसी तरह से रिएक्शन को लिखना है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड होता है, राइट हैंड साइड वाला कैथोड होता है। तो बताएं एनोड कौन है? जिंक। कैथोड कौन है? कॉपर। ध्यान रखिएगा। अब नर्नस में जो हमें इक्वेशन दी, आपने इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद करना है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट याद कीजिए कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन बताया था? कॉपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड कौन बताया था? जिंक। एग्जाम में इनके पोटेंशियल की वैल्यू दी जाएगी। यहां हम बता दें आपको, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट और कॉपर का 0.34 वोल्ट होता है। एग्जाम में ये वैल्यू दी जाएगी। 0.0591 कांस्टेंट को सॉल्व करके n है n फैक्टर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है हर एक एटम, लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट। ये खास बात है, कोफिशिएंट लगाना बच्चे कई बार भूल जाते हैं, रेज टू द पावर कोफिशिएंट। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या है? जिंक +2 कॉपर, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या है? जिंक सॉलिड कॉपर। अब यहां पर शायद आपको क्लास 11 से ध्यान हो कि सॉलिड का एक्टिव मास नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सॉलिड का एक्टिव मास 1 मानते हैं और उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे तो सॉलिड को यहां से पहले ही हटा दीजिए, जो सॉलिड है रिएक्शन में उनको पहले ही हटा दीजिए या बाद में हटा दीजिए, ये आपकी मर्जी होगी। नाउ हमने यहां सॉलिड को पहले ही हटा दिया, तो कैथोड यानी कॉपर, E0 जिंक है आपका एनोड। एन की वैल्यू पर रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है। सपोज यहां ऐसा होता कि यहां 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो ऐसे केस में एन फैक्टर फिर भी कितना आता? 2 आता। तो एन फैक्टर ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन फैक्टर। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में बचा जिंक आयन रेज टू द पावर 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, और कॉपर बचा रिएक्टेंट साइड में रेज टू द पावर 1, क्योंकि यहां कोफिशिएंट 1 है। ये है जिंक कंसंट्रेशन जो इधर आपको दी गई है, ये है कॉपर कंसंट्रेशन जो इधर आपको दी गई है, और इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ये कंसंट्रेशन 1 मोलर वैल्यू पुट की हमने। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने बताया था भी आपको जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो पोटेंशियल दिया जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू पुट की हमने, और फिर सभी कैलकुलेशन को करने के बाद आपका जवाब यहां पे आ जाएगा। लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। हमने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, लॉग एंड एंटी लॉग। अब YouTube पे जाएं, सर्च करें लॉग एंड एंटी लॉग, पहला वीडियो ही वो आएगा, और उस वीडियो के अंदर आप लॉग देखना सीख सकते हैं और इस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है, आपको उन चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेंटेन करनी है। अब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया, बिल्कुल बताए गए पिछले मेथड से ही सॉल्व करना। एनोड का पोटेंशियल, कैथोड का पोटेंशियल, कंसंट्रेशन दी गई है। जैसे अभी आपको रिएक्शन बना के सॉल्व करना सिखाया वैसे ही सॉल्व कीजिएगा,
और आपके आंसर यहां से आ ही जाएंगे, जो भी आंसर होगा वो मिलेगा। ये है एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन, इनको ध्यान से सॉल्व करना है आपने। ये बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। एनसीईआरटी के इस न्यूमेरिकल में यहाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक जरूर है, एक अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जवाब होता है एटसेट्रा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बेशक से छोड़ के 3 को ट्राई करें। इस क्वेश्चन में मिस्टेक दी गई है, कंसेप्ट के हिसाब से इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से अलग टाइप से। तो आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, और 4th अगर कर सकते हैं सो वेल एंड गुड, वो भी आप जरूर ट्राई करें। नाउ अब हमें ये कुछ फार्मूले याद रखने हैं। डेल्टा जी नॉट यानी फ्री एनर्जी माइनस एन एफ ई नॉट, एन है एन फैक्टर, एफ है फेराडे, ई नॉट सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल दिया गया है, और ये है 2.303 आरटी लॉग केसी, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाया जाता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, यहां से बताएंगे। खासतौर पे ध्यान रखें, डेल्टा जी की यूनिट जूल पर मोल कंसिडर की जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। नाउ सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब जिंक, पहले आप रिएक्शन लिखेंगे जैसे पिछले नर्नस्ट इक्वेशन में लिख के बताई मैंने, तो वहां एन की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। एफ है फेराडे 96500, ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू ये सामने दी ही गई है, इन्हें पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिए, एन की वैल्यू 2, एफ की 96500 और कैथोड माइनस एनोड सॉल्व करेंगे तो 1.10, तो -2 इंटू 96500 इंटू 1.10, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको ट्राई करना है आपने। यहां खास तौर पे आपको ई नॉट सेल ऑलरेडी गिवन है, ई नॉट गिवन है, एफ जानते हैं, एन की वैल्यू निकालनी है। एन मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग एनी रिएक्शन। अब देख लीजिए बहुत सारे रिएक्शन हैं, एन की वैल्यू निकालने में दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे कीजिए, किसी एक को मान लीजिए, क्रोमियम को मान लीजिए। क्रोमियम कन्वर्ट होता है क्रोमियम +3 में, क्रोमियम से क्रोमियम +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लेकिन 2 क्रोमियम हैं, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी के साथ साथ इन न्यूमेरिकल्स को भी जरूर सॉल्व करके जाइए। आप में से काफी सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व करते, घबराते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि कितनी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। जरूर सॉल्व कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी, मार्क्स परसेंटेज बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।